देवभूमि उत्तराखंड में पहले कुदरत ने अगस्त महीने में कई जिलों में कहर बरपाया, तो अब सितंबर में कुदरत ने कहर ऐसा बरपाया कि सब हक्के बक्के रह गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड में पिछले दिनों चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पौड़ी में आई आपदा में हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, जिसका आकलन अब तक किया जा रहा है। और इस बीच एक बार फिर देहरादून में बादल फटा, जिसमें कई इलाकों में सब कुछ बर्बाद हो चुका है। आपदा को लेकर आमजन से लेकर विशेषज्ञों के कई सवाल हैं, जिस पर चर्चा बहुत जरूरी है। इससे पहले रिपोर्ट देखेंगे और फिर करेंगे सवाल। उत्तराखंड में मानसून जाते जाते भारी नुकसान कर रहा है। देर रात से देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और टिहरी जिले में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के कारण तराई के इलाकों में भारी तबाही हुई है। सबसे बुरा हाल राजधानी देहरादून के मालदेवता, सहस्त्रधारा और टपकेश्वर मंदिर के आसपास का है। प्रभावित इलाकों में सरकारी और निजी संपत्ति को काफी नुकसान पहुँचा है। कल रात्रि को जो तेज बारिश हुई है, उससे हमारे यहाँ की सभी नदियाँ उफान पर हैं और कई जगह बादल फटा है। करीब 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे। ये हमारा सोंग और बांदल दो नदियां यहाँ पर मिलती हैं, उस पुल को भी खतरा हो गया है। सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है, उसके बारे में आकलन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूं और हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उन सभी को हम लोग हर प्रकार से जो है सहायता करके जनजीवन को फिर से पुनः लाने के लिए सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। भारी बारिश के कारण टपकेश्वर मंदिर के नीचे से बहने वाली तमसा नदी भी उफान पर है। मंदिर पर बना पुल पूरी तरह से बह गया है। माल देवता की तो यहाँ पर बारिश ने काफी नुकसान पहुँचाया। कई दुकानें पानी के सैलाब में बह गई। ऋषिकेश और आसपास भी बहुत बुरे हालात हैं। ऋषिकेश के चंद्रभागा नदी भी इतनी उफान पर है कि यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियाँ अचानक से पानी की चपेट में आ गई। पूरे ऋषिकेश में बाढ़ जैसे हालात हैं। तो बादल फटा है एक दो जगह है, तो वो पानी का अभी स्तर थोड़ा बड़ा है। तो बीच में भी जगह जगह पर लैंडस्लाइड था, उसको लैंडस्लाइड जो था उसमें जो मलबा था उसको क्लियर करते हुए अभी यहाँ पर भी आप देख रहे हैं खूब पानी है। और ये जब पानी थोड़ा कम होगा तो फिर टीम वहाँ पर तक जा पाएगी और पूरा सर्वे कर पाएगी कैसे कैसे। शुरुआत में ये पता चला है कि कुछ रिजॉर्ट्स वगैरह को नुकसान हुआ है और कुछ होटल्स को नुकसान हुआ है। अब देखना होगा कि मौके पे कितना किस नंबर से कितनी संख्या में। 4-5 घर बह गए और 3-4-5 खजूर हो गई। ये ऊपर गांव में जाते हैं साहब, सारे रास्ते बंद हो गए और सारी बह गई, सारी दुकानें, दुकान सब बह गए। देहरादून में प्रेमनगर क्षेत्र के पलवल में बड़ा हादसा हो गया, जहां नदी पार करने के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का शिकार हो गई। 8 लोगों की जान चली गई और कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश अभी भी जारी है। स्थिति तो यह है कि देहरादून में बहने वाली छोटी बड़ी नदियां सब्र रौद्र रूप में देखने को मिल रही हैं, जिससे दहशत का माहौल है। मसूरी के देहरादून से संपर्क पूरी तरह से कट चुका है, क्योंकि भूस्खलन की वजह से मार्ग बाधित है। रात से लगातार बरसात जारी है और आपने देखा है कि देहरादून में कई स्थानों पर भारी बरसात हुई है, जिसमें बेसिक रूप से सहस्त्रधारा के आसपास का एरिया, मसूरी के आसपास का एरिया, मालदेवता के आसपास का एरिया बहुत अधिक प्रभावित हुआ है।
कई जगह जल भराव हुआ है, वैली ब्रिज बह गया है, रास्ते कटे हैं, कुछ दुकानें टूटी हैं, कुछ छोटे मोटे मकान टूटे हैं और काफ़ी लोगों को लगभग 400 से 500 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 2-3 लोग लापता बताए जा रहे थे, उनके बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है। ये सच है कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह होते ही प्रभावित इलाकों में पहुंचे और दिशा निर्देश दिए, लेकिन बादल फटने से मची तबाही की तस्वीरें कई सवालों को जन्म देती हैं, जिस पर विचार करने की जरूरत है। पहले ही राज्य के कई इलाकों में आपदाओं से काफी नुकसान हो चुका है, जिसका आकलन किया जा रहा है और देहरादून में ही करोड़ों की निजी और सरकारी संपत्तियों को अब नुकसान पहुंचा है। पहाड़ों में बादल फटने की घटना कोई नई नहीं है, लेकिन देहरादून के लोग बताते हैं कि हाल के वर्षों में देहरादून में भी बादल कभी नहीं फटा। देहरादून से आई हर एक तस्वीर एक कहानी बयां कर रही है। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में बादल फटने की घटना पहली बार घटी है। हर साल प्रदेश आपदा की दंश झेलता है, लेकिन हर बार हालात कुछ ज्यादा ही खराब होते जा रहे हैं। आपदा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है और जनता के मन में डर के साथ ही विशेषज्ञों की अपनी राय है। आपदा के पीछे की वजह पर सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात को मानते हैं कि अगर प्रकृति के साथ खिलवाड़ होगा तो तबाही के लिए तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN 24/7। उत्तराखंड में फिर आपदा से भारी नुकसान पहुंचा है। इस बार देहरादून पर बहुत गहरा असर पड़ा है। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटा है और तबाही का मंजर उन तस्वीरों से बयां हो रहा है कि आखिरकार कितनी भयावह ये तस्वीरें हैं और क्या मंजर रहा होगा। देर रात से तबाही की ये तस्वीरें जब से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं तो देखने को मिल रहा है आखिरकार क्या कुछ वो मंजर है और वो किस दर्द से वहां की जनता गुजर रही होगी। लेकिन आखिरकार कारण क्या है, इन कारणों को कब तक स्पष्ट किया जाएगा और आखिरकार इसके समाधान के लिए अभी तक सरकार मौन क्यों है? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। सीधे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ राजेश्वर पैनोली जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो सीधे वर्चुअली जुड़ चुके हैं। अभिषेक भंडारी कांग्रेस नेता इस वक्त स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक रावत यूकेटी के प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो से हैं। राकेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक है, वो इस वक्त स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। त्रिलोक चंद सोनी जी जो कि पर्यावरणविद हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत त्रिलोक जी आपसे मैं करना चाहूंगी। देखिए, सबसे भयावह तस्वीरें इस वक्त देहरादून की हम देख पा रहे हैं और लगातार जब भी इन तस्वीरों को देखा जा रहा है तो एक डर का माहौल है कि आखिरकार राजधानी भी सुरक्षित नहीं बची है। पहाड़ों में तो इतना खौफनाक मंजर हम देखते ही आए हैं, लेकिन अब राजधानी भी सुरक्षित नहीं है। क्या कुछ कारण मान रहे हैं? क्योंकि पर्यावरणविदों के भी बहुत सारे सवाल हैं। बिल्कुल निश्चित जी, आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके के हालात मैदानी क्षेत्र ही कहें कि हम देहरादून को कहीं ना कहीं इसका एक जो भाग रहा है, समतल रहा है, यहाँ पर इस तरीके के आपदा आना एक आश्चर्यचकित भी है जी। क्योंकि अधिकतर जो बादल फटने की घटनाएं हमको सुनने को मिलती है वो पर्वतीय अंचलों में मिलते हैं, पहाड़ों में मिलते हैं। पहाड़ों की घाटी, हमारे जो भूवैज्ञानिक है वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि जो बादल बनते हैं वो हमारे जो पहाड़े हैं उन पहाड़ों में बनते हैं और वहाँ पर अधिक जमा होने के कारण ही बादल फटने की जैसे घटनाओं को जन्म जो है कि वहाँ पर देते हैं। लेकिन जिस तरीके से घटनाएं देहरादून में हुई हैं वो कहीं ना कहीं चिंतनीय है। जो मानसून है, मानसून है क्या, पहले थोड़ा मानसून पर बात कर लूँगा मैं जी। मानसून है हवाओं का दिशा बदलने को हम मानसून कह देते हैं। और जो मानसून है, भारत में दो तरह के मानसून आते हैं। एक मानसून है दक्षिण पश्चिमी मानसून और दूसरा है उत्तरी और पूर्वी मानसून। अधिकतर जो मानसून का जो हमको देखने को मिलता है, जिसके खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है, वो हमारा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। क्योंकि ये अधिकतर जब जून मानसून आते हैं वो लगभग भारत के सभी जगह जो है कि बारिश करते हैं और पूरी ऐसे कर देते हैं, पूरे देश में बारिश की स्थिति पैदा करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आज वातावरण में परिवर्तन आ रहा है, हमारे पहाड़ों के साथ छेड़खानी की जा रही है, अंधाधुंध पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, डैमों का निर्माण किया जा रहा है, सुरंगें बनाई जा रही हैं। इस तरीके के हमारे जो वातावरण सुनसान सन्नाटा रहा करता था पर्वतीय अंचलों में, कहीं ना कहीं उनमें जो है कि एक ऐसा
तरंग छेड़ा जा रहा है कि वो शांत वादियां भी जो है कि भनक उठ रही है। तो ये तमाम कारण जो है कि आज ये देहरादून की स्थिति को बयां कर रहे हैं। वक्त रहते हुए हम लोगों को सजग होना चाहिए कि जब शहर में ऐसी स्थितियां हैं तो पर्वतीय अंचलों का आदमी किस तरीके से रहता होगा, पहाड़ का आदमी किस तरीके से अपना जीवन निर्वाहन करता होगा। पहाड़ के आदमी का जीवन एक पहाड़ का जैसा है, कब उसकी जिंदगी में मौत आ जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर आप इस समय की आपदा को देखेंगे, न जाने कितने अधिक जान जो दिए हैं वो पहाड़ी लोगों ने दिए। मकानें धंसी हैं, मकानें टूटी हैं, भूस्खलन की जैसी समस्याएं हैं तो वो हमें पहाड़ों में ही देखने को मिले हैं। हाँ, मैदानों में तो जल भराव की स्थिति आई है ना, वो इसलिए आई है क्योंकि यहाँ के जो मैदानी क्षेत्र थे वो कंक्रीट के तब्दील कर दिए हैं, पूरे ऐसे बना दिए हैं। पानी जाएगा तो जाएगा, कहां जाएगा पानी? पानी रिसने के लिए तो कहीं जगह छोड़ी नहीं है, तो उसका खामियाजा हम भुगतेंगे। उसको जन्म देने वाला हम हैं कि सरकार को पहले ही ऐसी योजना बनाई चाहिए थी। जब आपका आवास निर्माण हो तो वो सबसे पहले वहां पर जल निकासी का काम होना चाहिए था, जल शोषण का काम होना चाहिए था, भूमिगत पानी कैसा जाएगा धरातल के नीचे उस पे कार्य होना चाहिए था। हमने वर्बली ऊपर तरीके से काम कर दिया जिसका खामियाजा आज हमको भुगतना पड़ रहा। तो कहीं ना कहीं इस ओर कार्य करने की जरूरत है। कहा जाता है निशा जी कि देहरादून एक चावल पट्टी के रूप में विकसित हुआ करता था, कभी आम और लीची के बगीचों के लिए जाना जाता था ये कभी, लेकिन आज देखें ना आप, कहां पर आम के बगीचे आपको देखने को मिल रहे हैं, कहां पर लीची के बगीचे आपको देखने में मिल रहे हैं, कहां पर वो खुशबूदार चावल आपको मिल रहे हैं। क्योंकि यहां पर जब से राजधानी बनी तो ऐसी होड़ यहां पर बसने की लग गई है कि आज जमीन रही नहीं गई है और तबाही का मंजर चारों और तरफ तबाही का मंजर जो है हाँ। सामने आ रहा है। तो निश्चित तरीके से इस ओर लोगों को जागरूक और प्रेरित होना पड़ेगा ठीक है। और पर्वतीय अंचलों में वो सुविधाएं मुहैया कराने पड़ेंगे, अच्छी शिक्षा देने पड़ेगा, अच्छा स्वास्थ्य देना पड़ेगा, आवागमन के साधन देने पड़ेंगे, तब तक के पलायन रुकेगा। क्योंकि ठीक है। पहाड़ के आदमी ने ठेका नहीं लिया है कि पहाड़ में रह करके वो पहाड़ की जिंदगी की तरह जिए, पहाड़ में रह करके पहाड़ की तरह मरे, ऐसा उसने ठेका नहीं लिया है। उसे भी अच्छी सुविधाएं चाहिए, उसे भी अच्छे जो है कि यहाँ पर जो है कि खान पान रहन शिक्षा सब चाहिए उसको। तो इस पे काम करना चाहिए सरकार को, वो सुविधाएं मुहैया कराना चाहिए। जिस दिन ये सुविधाएं निश्चित तरीके से मेरे पहाड़ के अंचलों में होगा तो पहाड़ का आदमी पलाई नहीं करेगा, बल्कि पूर्व की भांति पहाड़ी अंचलों को आबाद करके रखेगा। निश्चित बिल्कुल त्रिलोक जी, सही बात है। राकेश जी, आप इन तस्वीरों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब निशी जी, इस विषय में मैं थोड़ा अलग मत रखता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा भौगोलिक या तारों सितारों की बात सुनाता हूँ। आज की स्थिति का जो परिवेश है वो अगर एस्ट्रोलॉजिकल जाया जाए तो गुरु अतिचारी हो गया है। गुरु मिथुन राशि पे चल रहा है और कंटिन्यू परिवर्तन कर रहा है। अब गुरु क्या कहना चाहता है? गुरु कहना चाहता है ये देवभूमि है और आप जितनी भी आपदाएं देखिए हो रही है, अगर इस विषय को हमारे जो विद्वत जन लोग बैठे हैं वो जरा उस पर गौर करेंगे तो जितनी भी आपदाएं हो रही हैं उसके आसपास कोई ना कोई शिव मंदिर दिखता है आपको। एक विचार है। आप थराली की भी देखिए, जो उत्तरकाशी की पहली बादल फटा वहां भी एक शिव मंदिर को छू के गया, आज टपकेश्वर को छू के गया और लगभग ऐसे। ये देवभूमि है। यहां आपको बहुत संयमित जीवन जीना पड़ेगा। जिस तरह से हमारे बाहर के लोग आके यहाँ के पूरे वातावरण को खराब करते हैं, दूषित करते हैं, वो भी एक कारण है यहाँ प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना। ये देवभूमि है। यहाँ पे जब जब होए धर्म का हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तो जब जब धर्म की हानि होगी, आप देखिए कि कितने सेंटर यहाँ खुल गए, कितने दारू के अड्डे यहाँ खुल गए। ये देवभूमि दिखती है आपको कहीं से? जहां धर्म के घंटा और ये बजने चाहिए, वहां वल्गरिटी की एक पराकाष्ठा होती जा रही है। आप मसूरी चले जाइए, आप देहरादून में आ जाइए, ढेरों तो यहाँ पे सेंटर ऐसे ऐसे खुले हैं कि आप जो चाहे वो करें। तो ये देवभूमि है। यहाँ पे तपस्वी लोग रहते थे, ये उनकी सफाई चल रही है। क्यों बार बार बादल फट रहे, क्यों आपदाएं आ रही हैं? मैं तो इसको इस नजरिए से देख रहा हूं। और पिछले 1.5-2 महीने से कंटिन्यू बादल ऐसी ऐसी जगह फट रहे हैं जहां पे कोई अप्रत्याशित चीजें नहीं। अभी हमारे सोनी जी ने कहा कि हमें सारी सुख सुविधाएं चाहिए। भाई सुख सुविधाएं चाहिए तो उसके लिए हमें विकास का कार्य करना पड़ेगा। अगर विकास करेंगे तो नाली भी बनेगी, पुल भी बनेगा, रोड भी बनेगी, आवागमन के साधन भी बनेंगे, अस्पताल भी बनेंगे, स्कूल भी बनेंगे।
तो विकास इसका कारण नहीं। आखिर क्यों प्रकृति हमसे नाराज है, इस पर भी तो विचार करना चाहिए। क्या हम अपना जीवन संयमित तरीके से जी रहे हैं? हम देवभूमि के वासी थे, तो क्या हमारा जीवन वैसा है? ये एक विषय है, ये हर व्यक्ति के चिंतन का विषय है। कोई सरकार को दोष देना या विपक्ष को दोष देना या लोगों को दोष देना, इसमें मानव मात्र जुड़ा हुआ है। आप देखिए कितनी वल्गरिटी हमारे समाज में फैलती जा रही है। आप कितने आधुनिकता के पोकास में पश्चिमी जीवन की सभ्यताओं को अपनाते जा रहे हैं। तो ये प्रकृति संदेश दे रही है, ये प्रकृति का देवता संदेश दे रहा है, सतर्क हो जाओ। ऐसे ही जब केदार की आपदा हुई थी, तो केदार हमारी पौराणिक भूमि है, वहां पे हमारे शंकराचार्य ने तपस्या किया, वहां उनकी समाधि बनी हुई है। उन्होंने पूरा जीवन उस संघर्ष कर दिया सनातन की स्थापना के लिए। और वहां पे क्या होता था, बाहर के लोग आते थे दिल्ली हरियाणा के, और वहां बैठ के बियर की बोतलें खोलते थे। प्रकृति ने एक झटके में साफ कर दिया। थारी देवी को छेड़ने की कोशिश की, एक झटके में साफ कर दिया। तो यानी ये कि हम देवभूमि कह सकते है। हैं अगर एक टर्म में कि मैन मेड डिजास्टर, ये मैन मेड डिजास्टर। आप जिस तरह से हमारे प्रदेश को बनाते जा रहे हो, ये धर्म की नगरी है। यहाँ हर पर्वत पर एक देवता वास करता है। आप वहां से आ रहे हो यार, रास्ते में आप बियर की बोतलें खोल रहे हो, वल्गरिटी फैला रहे हो। प्रकृति देख रही है, प्रकृति सुनती है, सेंस है इसमें। यहाँ के एक एक पौधों में सेंस है। और ये हरवंत खुराना ने कह दिया है कि जैसे मानव में जीव है, वैसे हर प्रकृति के हर पादप में जीव है। बिल्कुल वो जीव देखता है कि हमारे साथ ये देवभूमि है भाई, यहाँ तपस्वियों की भूमि है। यहाँ रहने वाला एक एक व्यक्ति देवता है और देवी है। आप यहाँ क्या देना चाहते हो? तो मैं तो सरकार से मांग करूंगा कि ऐसी प्रथाओं को रोकना चाहिए। हमें अपनी प्रकृति, अपनी संस्कृति को बचा के चलना चाहिए। आप नहीं आएगी ना। और देखिए, जब से हमने आधुनिकता का चोला पहनना शुरू किया, उसके बाद हमारी आपदाओं में क्या स्थिति बनती जा रही है। हम विकास को बहुत दोषी नहीं मानते इस मामले में। हम ये मानते हैं कि हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, और हमारे लोग भी उसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। आप देहरादून में देखिए कितने ऐसे सेंटर खुले हुए हैं, मैं बोलना नहीं चाहता मुंह से, जहां क्या नहीं होता है। आप क्या बनाना चाहते हो इस प्रदेश को? ये देवभूमि है, वहां से श्रद्धा से लोग आते हैं। अब उसके पीछे कैसे लोग आ रहे हैं? सरकार क्या प्रयास कर रही है, उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। आप लोगों के भी बहुत सारे सवाल हैं। राजेश्वर जी, जवाब दीजिएगा आप कि आखिरकार सरकार अभी तक क्या कुछ कर पाई है आपदाओं से बचने के लिए, क्योंकि देहरादून भी असुरक्षित यहाँ पर पाया जा रहा है। पहले कहा जाता था कि देहरादून एक ऐसी वैली है जहाँ पर ऐसी आपदाएं नहीं आती हैं और यहाँ पर सबसे सुरक्षित स्थान है, लेकिन यहाँ तो ये भी आपदा की चपेट में आ चुका है। क्या कारण मान रहे हैं आप? देखिए, तो मैं सभी पैनलिस्टों को नमस्कार करता हूँ। आपदा कोई ऐसी जगह चुन करके नहीं आती है, और ना उसका कोई ऐसा कोई निशान होता है। वर्ल्ड वाइड एनवायरनमेंट चेंजिंग हो रही है, हिमालय की अपनी चेंजिंग हो रही है, समर्स की अपनी चेंजिंग हो रही है। अगर आप साइंटिफिक उससे चलेंगे तो आपको साइंस के हिसाब से समझ में आएगा कि बहुत सी जो आपदाएं हैं प्राकृतिक जनरित है, ठीक है, उसमें आदमियों के एडिशन भी हो रही है कि आदमियों के कुछ जो अनकंट्रोल्ड, जिसको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड, जो है प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन किया जाता है, उससे भी नुकसान होता है। जैसे हमारे भाई बता रहे थे, भाई देहरादून में लीची के पेड़ होते थे और आम के पेड़ होते थे और क्या कहते हैं बासमती चावल होते थे। सारी बातें ठीक है, ये सब चीजें होती थी और इन सब चीज का एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट रहता था, उससे इन्वायरमेंट काफी सुरक्षित रहता था। ऐसी पहाड़ों में भी रहता था कि जंगल ज्यादा होते थे, उनके कारण से रहता था। लेकिन अब हम अगर बात सरकार की करें तो देखिए, सरकार साइंटिफिक तरीके से काम कर रही है, लॉजिकल तरीके से काम कर रही है, जो और साथ ही साथ संस्कृति का भी पूरा उसमें योगदान रह रहा है, और अपने धर्म गुरुओं की भी सहायता लेती है, उनसे भी बातचीत करती है कि उनके हिसाब से, जैसा कि अभी हमारे भाई ने बताया कि कुछ जो ग्रह दशा है उनके कारण से, तो उनका भी कहीं ना कहीं निवारण करने की सरकार कहीं ना कहीं कोशिश करती है, सरकार भी करती है, हम लोग भी करते हैं कि कहीं ना कहीं उनका भी निवारण, कि हमारे जो है देवी देवता हमसे नाराज न हो। उसके लिए गांव-गांव में भी लोग कोशिश करते हैं कि हमारे देवी देवता नाराज हो। लेकिन अब हम बात, अगर हम लॉजिकल की बात करें, हम पूरी तरीके से सारे रिस्क असेसमेंट करते हैं। सब जगह ये देखा जाता है कि क्या साइंटिफिक है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, जो दिल्ली, जो मतलब सेंट्रल का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी लगातार पूरे उत्तराखंड पर नजर बना कर रखा और जगह जगह सर्वे कर रहा है कि कहाँ कहाँ पर चांसेज हैं कि जिनके कारण से कुछ न कुछ
प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न हुई उनको वहीं पर कैसे कर्टेल डाउन किया जा सकेगा। अब दूसरी बात रह गई कि हम पे कुछ चीजों पर हमारे कंट्रोल नहीं है। जैसे अब देहरादून में आप बात कर रहे थे क्लाउड बर्स्ट का, शायद त्रिलोक जी सबसे पहले बोल रहे थे कि क्लाउड बर्स्ट सिर्फ पहाड़ों में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्लाउड बर्स्ट ऑल ओवर, पहाड़ों पर, जमीनों पर, कहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन उसके सर्कमस्टांसेस कैसे बनते हैं। तो क्लाउड बर्स्ट होने का एक अपना एक रीजन है और उसके हिसाब से क्लाउड बर्स्ट होता है। पहाड़ों में आपको ऐसा लगता है कि क्लाउड बर्स्ट ज्यादा होता है, उसका कारण है कि पहाड़ों में क्लाउड, छोटे छोटे क्लाउड बनने के चांसेस, संभावनाएं ज्यादा रहती है, इसलिए क्लाउड बर्स्ट पहाड़ों में होने की संभावना हमेशा ज्यादा रहती है। और उसके साथ अब रही दूसरी बात, एक हो गया जी प्रिवेंटिव। तो प्रिवेंटिव जो भी जितनी भी चीजें हैं, जो भी हर तरीके की प्रिवेंटिव, चाहे सांस्कृतिक प्रिवेंटिव हो, चाहे धर्म की प्रिवेंटिव, धर्म के आधार प्रिवेंटिव हो, चाहे लॉजिकल प्रिवेंटिव हो, चाहे साइंस की प्रिवेंटिव हो, सारे वो लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो लोगों के जनजीवन के साथ कितनी सुरक्षा की जा सके, कितने उनको बचाया जा सके, अगर कोई आपदा आई जाती है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, चाहे उसके लिए SDRF लीजिए, चाहे उसके लिए आपदा मित्र ले लीजिए, चाहे NDRF ले लीजिए, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी का, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जन्मदिन था, तो सुबह से एक्टिव है। मतलब जन्मदिन उनके लिए इस टाइम सेकेंडरी बात है, पहले आम जनजीवन की बात है। माननीय प्रधानमंत्री की बात करें, वो भी लगातार सिचुएशन पे लगे, ऐसा नहीं है। माननीय गृह मंत्री की बात करें, वो भी लगातार सिचुएशन पे निगरानी रख रहे हैं, और वहां से भी जो एक्सपर्ट हैं, चाहे सैटेलाइट के थ्रू है, जो सारी चीजें हैं उनके थ्रू मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, और उनके थ्रू भी ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो आपदा को कैसे रोका जा सके, और आपदा के आ जाने के बाद जो जनजीवन जो प्रभावित हुआ है, चाहे जनजीवन प्रभावित हुआ है, चाहे उनके मकान दुकान प्रभावित हुए हैं, चाहे सामान्य जन प्रभावित होता है, उन सबका कैसे जल्दी से जल्दी निराकरण किया जा सके और उनको मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जा सके। तो जो सरकार काम कर रही है, सरकार बहुत इफेक्टिवली काम कर रही है और प्रॉम्प्टली काम कर रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, सरकार क्या कुछ काम कर रही है ये जान लेते हैं। अभिषेक जी, जरा बताइए आप मुझे, इन तस्वीरों को देखकर आपको क्या लगा, और इतनी भयावह जो तस्वीरें इस वक्त देहरादून से सामने आ रही हैं, क्योंकि अगस्त के महीने में हमने पहाड़ों में देखा किस प्रकार की आपदाएं आई, और उसके बाद अब देहरादून जाती जाती बारिश बहुत नुकसान पहुंचा रही है। धन्यवाद निशी जी। HNN पे पुनः आपदा एक चर्चा का विषय। अभी भाई हमारे राजेश्वर पैनोली जी, उन्होंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है। हमारे प्रदेश के युवा यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनको जन्मदिन की बधाई, पूरे प्रदेश की तरफ से उनको जन्मदिन की बधाई। लेकिन आपदा आई है, प्रदेश में आपदा या देहरादून में आपदा। अब आपदा पे इतनी चर्चा हो गई कि अब आपदा का चर्चा का मुझे लगता है कि निरर्थक जैसा हो रहा है। हिमालयी जो हमारे राज्य हैं, हिमालयी जो राज्य हैं, इनमें क्यों आपदाएं आ रही हैं? हिमाचल, JNK, हमारा उत्तराखंड, कुछ अलग अलग हिस्से जैसे और प्रदेशों के भी हैं, लेकिन आपदाओं का हम क्यों ये आपदाएं आ रही हैं? भाई मिश्रा जी अभी बता रहे थे कि कुछ हमारी जो एस्ट्रोलॉजी, ये भी एक समावेश होता है। हमारे भाई सोनी जी, उन्होंने भी अपने तर्क दिए और राजेश्वर भाई ने भी अलग अलग तर्क दिए, लेकिन हम ये अभी निष्कर्ष पे, किस तरह से निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं कि ये आपदाएं क्यों आ रही हैं? ये क्या हम कभी बचपन में, निशी जी, में एक चर्चा पे बहुत लंबा काफी वो हो गए, दादा दादी जब हम कभी जंगल में जाते थे तो बताते कि आवाज मत निकालना, वहां भूत आ जाएगा, इस तरह की बातें, क्योंकि हम डरे नहीं। और इस तरह की आवाज से जंगलों में वाइब्रेशन होती, एक छोटे से अदने से आदमी की आवाज से वाइब्रेशन हो सकती है। अब देखिए हमारे बद्रीनाथ, केदारनाथ या अन्य जो जहां अभी हिमालय उभर रहा है, बन रहा है, नहीं, हमने वहां पे मास्टर प्लान की होड़, आए दिन कितने हेलीकॉप्टर, कितनी चॉपर वहां पे पहुंच रहे हैं। और मास्टर प्लान ऐसे नहीं बना होगा। अभी आप अगर आज जाएंगे 2-3 महीने से तो बरसात है और यहां पे यात्रा खुले हुए सिर्फ 2 महीने हुए थे। इस बीच में मास्टर प्लान का एग्जीक्यूशन नहीं था।
मास्टर प्लान का एग्जीक्यूशन कब हो रहा है? जब यात्रा बंद हो रही है, जब वहां पे आप कोई भी अदना आदमी जाता है तो परमिशन लेके जाता है सरकार की, और वहां पे बेरहमी से हमारे पहाड़ों को इतनी बुरी तरह से कुचला जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी खुद हमारी है। हम प्रदेशवासी हैं, हमारी जिम्मेदारी है। हमारे जितने अधिकारी हैं, राजनेता हैं, सब जो छोटे से लेकर और बड़े, जितने बड़े पद पे है उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आपका ध्यान दोबारा केंद्रित करना चाहूंगा। एक बार सुषमा स्वराज जी, उन्होंने लोकसभा में बोला था कि धारी देवी का मंदिर, इसको अन्यथा न ले, इसको आप बिल्कुल भी हिलाएं नहीं अपनी जगह से। उनका हिलाने का मतलब ये थोड़ी नहीं कि कोई देवी देवता प्रकट हो जाएगा। उनका मकसद था इतनी बड़ी जो आपने शिला है उसको काट के इधर उधर करोगे तो वाइब्रेशन जरूर होगी। योगी आदित्यनाथ जी वो भी सदन में बोले, जब लोकसभा में, हमारे पास उनकी वीडियोज हैं। उमा भारती लगती तो है एक, हम आध्यात्मिक लोग मानते, लेकिन पुराने लोगों को आध्यात्म और साइंस इस तरह से समावेश है। आज का साइंस उस आध्यात्म को आगे बढ़ाता है, उस आध्यात्म को आगे बढ़ाता है। ठीक है अभिषेक जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी और चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे। आप देखते रहिए एच.एन.एन। ब्रेक से पहले हम अभिषेक जी से बात कर रहे थे और अभिषेक जी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभिषेक जी। धन्यवाद निशी जी, आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया। जो प्रदेश की आपदा और हिमालयी राज्यों की आपदा है, चाहे देश या प्रदेश में कितनी भी आप राहत पैकेज दे दो, लेकिन आज जो टॉन्स और सौंग नदियों का जिस तरह से उफान पे हैं, ऐसा लग रहा है ये क्रूरता की हदें पार कर रही हैं। इतनी बड़ी बड़ी नदियां, और उसके अलावा बिंदाल, चंद्रभागा, ये रिस्पन्ना, जो नदियां हैं, कई जगह कल तक आपके पास सूचना आ जाएगी कि कितने लोग मरे या क्या हुआ, कितनी मृत्यु हुई, कितने हताहत हैं। अभी इसमें चर्चा ये थी कि हम कारण ढूंढें। जब सुषमा स्वराज, योगी आदित्यनाथ या उमा भारती, ये भाजपा के ही लोग हैं, और आज केंद्र में भी और प्रदेश में भी सरकार भाजपा की है, तो उनकी बातों पे कुछ तो विचार करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है विचार क्यों नहीं कर रहे होंगे, कर रहे होंगे, लेकिन दिन ब दिन बादल फटने जैसी घटनाएं हमारे प्रदेश में, हिमाचल में है, जम्मू कश्मीर में। आप एक कारण ये भी समझते होंगे शायद, बेतहासा हाइड्रो प्रोजेक्टों का बनना। जिस तरह से हाइड्रो प्रोजेक्ट मंजूरी दी जा रही है और उसमें जितने भी संबंधित अधिकारी हैं उनकी मनमानी, हम तो खुद भुक्तभोगी हैं। मैं जनपद रुद्रप्रयाग से आता हूं और हमारे यहां भी कई हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि हम इसके कारणों को ढूंढें। प्रदेश खाली इसलिए नहीं है कि आज वहां से कोई पलायन कर जाएगा, फिर बोलेंगे यहां की भौगोलिक स्थितियां बदल गई हैं, यहां परिसीमन सांसद 5 से 4 कर दो, 4 से 2 कर दो, विधायक 10 से 5 कर दो। ऐसे ही होगा हमारे प्रदेश के साथ, क्योंकि पहाड़ के लोग तो नीचे आएंगे या कई लोग मर जाएंगे। आपकी भौगोलिक स्थितियां, कोई इस पे चर्चा करने वाला नहीं होगा। ठीक है, मैं परिसीमन का भी इसी में जोड़ रहा हूं, इसीलिए जोड़ रहा हूं कि इसके लिए सभी को सचेत होना है। प्रदेश की जिम्मेदारी न भाजपा की है, न कांग्रेस की है, न यूकेडी के, हर एक आदमी की है। हम एक, आप चाहे निशी जी आप भी बैठे हैं यहां पे, बेतहासा पेड़ कटे या टूटे, कटे या टूटे, क्या इन पेड़ों के एवज में हमने एक नया पौधा लगाया? क्या पौधा बनने में कम से कम 10 या 15 पौधे, जब उनमें से एक पेड़ बनता है कितना वर्ष लेता है? पंडा जी भी 40 लाख लोगों के 40 लाख पौधों की फोटोएं तो इस बार भी फेसबुक पे आएंगी। ये हर बार आएंगी, लेकिन वो क्या उसमें से एक कितने पौधा पौधे ऐसे पेड़ हैं बनने की कगार तक जिनको जाएगा? संरक्षित और किया हर साल जाता है? आते हैं। हाँ, मैं ठीक है, यही दीपक आपसे रावत पूछ रहा हूं। जी, दीपक रावत। निशी जी, जिम्मेदारी ले ली भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने? इन दोनों से पूछिए, पिछले 25 वर्षों में रिस्पना नदी हो, ये बिंदाल नदी हो, उन दोनों के बीच में इंक्रोचमेंट
अगर किसी के शासन काल में हुआ है, किसके शासन काल में हुआ है, उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग? आज कौन लोग हताहत हैं? कितनी बेशर्मी के साथ ये लोग इस बात को टाल रहे हैं, देवी देवताओं में ले जा रहे हैं। पिछले 25 वर्षों से एक को 3 बार, एक को 2 बार शासन करने को मिला हुआ है। कितने लोग वहां मर रहे हैं। जो रिस्पना नदी, क्लाउड बर्स्ट पहले भी हुआ करते थे, लेकिन पानी को खुली जगह मिलती थी। आज नदी को नालों में किसने परिवर्तित कर रहा है इस प्रदेश में? और विशेष रूप से बिंदाल की बात कर रहा हूं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कितनी सफाई से इन्होंने आपस में जिम्मेदारी लेने से बढ़िया देवी देवताओं में डाल दिया, पर्यावरण में डाल दिया। अरे आप लोगों ने अपनी वोट की राजनीति की वजह से जो इंक्रोचमेंट करा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज हताहत कौन हो रहा है? किसके घर उजड़ जा रहे हैं? जिन्होंने वहां पर घर बसाया, जिनको रोका नहीं गया समय पर, न एमडीडी द्वारा न यहाँ के अधिकारियों द्वारा। आज वही जब एनजीटी कहती है कि साफ होना चाहिए, तब कांग्रेस झंडा लेके करती है कि पहले आप बताइए कि आपकी विस्थापन की नीति है, वो कौन उसको विरोध करता है? और जब भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार इस प्रदेश में शासन कर रही है, तो इनसे पूछा जाए कि पिछली बार के 2 शासन में क्या यार गांधारी बन के पट्टी बांध के बैठे हुए थे कि जितना भी इंक्रोचमेंट हो रहा है देखा नहीं गया इनसे? और आज यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये देवी देवताओं की बात कर रहे हैं। और अब अतिक्रमण पर कार्रवाई की बात भी की जा रही है। यही देखिए, हाँ। मतलब पहले आप अतिक्रमण करवाएंगे, बिजली पानी देंगे, उनको सारी सुख सुविधा देंगे ताकि वो आपको वोट दे, और अब जब एनजीटी का डंडा चलेगा तब आप फिर बुलडोजर लेकर चले जाएंगे। एक आम इंसान के साथ सबसे बड़ा धोखा अगर इस प्रदेश में किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है। इनको जवाबदेही इनको देनी पड़ेगी। आज ये जो पुल टूट रहे हैं ना निशी जी, ये पुल अवैध खनन से टूट रहे हैं। जब अवैध खनन वाला पुल के नीचे के पिलरों की सारी जमीन ही खोद डालेगा तो उस पिलर में जान क्या रह जाएगी? ये स्थिति बना रखी है इस प्रदेश की इन्होंने। और आप कह रहे हैं जिस विकास के नाम पे इन्होंने रोड़े बिछा रखी हैं, वो तो एक ही बरसात में निकल जा रही है, और कहते हैं विकास के नाम में बात मत करिए। हम कह रहे हैं निश्चित रूप से ये बात, मैं राजेश सूत्र की बात मानने के तैयार हूं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है कि कहां पर क्लाउड बर्स्ट होगा, किस प्रकार होगा, इस पर नियंत्रण नहीं है, लेकिन ये मानव जनित जो अतिक्रमण है, इस पे तो नियंत्रण सरकारों को था ना। हाँ। या इस पे भी नहीं था? इस पे भी भगवान को बुलाया जाएगा? बिल्कुल। इसकी जानकारी कौन देगा? तो देखिए, ये दोनों ही पार्टियां बड़े सफाई से अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रही हैं, और आज जिस प्रकार से अधर में इन्होंने आम जनमानस को छोड़ दिया है, जिस प्रकार से वो आज उसको ये आज की रात जिस प्रकार से बादल लगे हुए हैं, जिस प्रकार से लगातार मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है, उसमें ऐसा लगता है कि आज की रात वो अपने घरों में नहीं सो पाएंगे, क्योंकि कल रात का मंजर देखने के बाद वाकई में ऐसा लगता है कि जो स्थिति सब दहशत के माहौल में है। हाँ। निशी जी, एक सवाल का जवाब मैं आपको पूछता हूँ। आप पूछना चाह रही थी ना कि सबसे पहले गलती कहां हुई? आप मुझे बताइए, एनजीटी के नियम के अनुसार नदी के 100 मीटर के दायरे में कोई भी भवन नहीं बनना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी की 3 बार की सरकार और कांग्रेस की 2 बार की सरकार, हमारी विधानसभा कहां पर है? हमारे सचिवालय कॉलोनी कहां है? तमाम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान नदियों के दोनों तरफ अतिक्रमण करके सरकारों ने बना रखे हैं। ये जवाबदेही क्यों नहीं दे रहे हैं? किस दिन वहां पर अगर किसी दिन अगर वहां पर पूरा सैलाब आ गया और टूट गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? भगवान की? कि भगवान ने तोड़ दिया? जो ये कहना चाह रहे हैं इस चर्चा में, मैं पूछना चाहता हूं दोनों बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के, ये बताइए, विधानसभा जो उत्तराखंड की है वो अतिक्रमण क्षेत्र में है कि नहीं है? बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में है कि नहीं है रिस्पना की? ठीक है, जवाब दीजिए। और अगर है तो बताइए किसने आपको इजाजत दी वहां पर यहाँ पर विधानसभा बनाने की? ठीक है, राजेश्वर जी से जवाब ले लेते हैं। राजेश्वर जी, जब एनजीटी, हाईकोर्ट दोनों फटकार लगा देता है, उसके बाद भी अभी भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, चिन्हीकरण कर दिया जाता है, एलिवेटेड रोड बनाने का प्रस्ताव तो पारित हो जाता है, लेकिन आखिरकार जब अतिक्रमण यहाँ पर हो रहा था तब आखिरकार सरकारें कहाँ थी? कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही यहाँ पर कटघरे पर है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारे यूकेडी की मित्र की बात भी बिल्कुल ठीक है। अतिक्रमण जब हो रहा था तब उसको क्यों नहीं रोका गया, क्या उसके क्या क्या कारण थे? हम उन डिटेलों में जाएं तो उसके बाद मुझे लगता है एक तरीके से हम 50 साल पुरानी बातों में चलना शुरू कर देंगे कि अतिक्रमण कब से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, किसने, हमने क्या किया। हमने आज की डेट में चिन्हित किया, अतिक्रमण वासियों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस है उनको भी फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक आप वो सारी चीजें नहीं, आप बीइंग ह्यूमन बीइंग है, आप ह्यूमन एज ए ह्यूमन आप काम करेंगे, इन ह्यूमन नहीं सकते। आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में है,
कोई चाइना में या फिर नॉर्थ कोरिया के नहीं है कि रातों रात आपको मर्जी आई, आपने सबको उठा करके फेंक दिया। तो अतिक्रमण की बात है, लेकिन बड़े तरीके से, बड़े शांतिपूर्ण हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कोई अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जितने अतिक्रमण हटाए जाएंगे। लेकिन हटाए जाने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी को मानव जीवन के साथ छेड़छाड़ करके हटाएंगे, और जो गलतियां जिन लोगों की हुई उनको भी चिन्हित किया जाएगा, और मुझे लगता है उनको भी सजा दी जाएगी, जिन अधिकारियों या जिनके लोगों की मिली भगत से सब काम गलत काम हुए, जहां पर अतिक्रमण किया गया, जहां खास करके जो नदी नालों के रास्ते थे, जो नदी नालों के बेड थे, जो जिन एरिया में आप नहीं कर सकते थे, उनकी हम बात करें तो उनमें से सबको करा जाएगा। उसके अलावा भी चिन्हित किया जा रहा है कि जो दूसरी जगह पे जो लोग हैं उनको भी हटाया जाए, जो अतिक्रमण के उसमें प्रारूप में आते हैं। उसके लिए बकायदे गाइडलाइन है, उन गाइडलाइन को बिना फॉलो किए नहीं कर सकते। ये मान के चलिए, और ये मान के भी चलिए कि हमारी सरकार 0 टॉलरेंस की है। टाइम लग सकता है, टाइम क्योंकि लेकिन राजेश्वर जी, जिन पॉलिसी के तहत आप एलिवेटेड रोड बनाने जा रहे हैं, क्या वो इन फ्यूचर सेफ रहेगी? आप मुझे बताइए जरा। जब नदी के ऊपर आप एलिवेटेड रोड बनाने की बात कर रहे हैं, आप जिसके एलिवेटेड रोड की बात करते हैं, जब भी हम कोई बात करते हैं तो हम उसका एक साइंटिफिक तरीका होता है, पहले उसका पूरा साइंटिफिक इवैल्यूएशन होता है, पहले उन चीजों को समझा जाता है, उसका कहने का पूरा उसका मूल्यांकन किया जाता है कि कोई चीज कैसे बनेगी, उसका क्या भविष्य होगा, क्या क्या उसके प्रोज है, क्या क्या कॉन्स है। तो हम सिर्फ बैठ करके कुछ लोगों की बात, कुछ चंद लोगों की बात जो सिर्फ उन पे आधारित हो, गॉसिप पे या दूसरी चीजों पर आधारित हो, उनको हम बेस नहीं बन सकते। हम अपने साइंटिस्टों पे भरोसा करते हैं, अपने इंजीनियरों पे भरोसा करते हैं, हाँ। और उन सब चीजों पे भरोसा करते हैं जो टेक्निकली पॉसिबल है और जिनको टेक्निकली वर्ल्ड वाइड देखा गया है। उन एक्सपीरियंसों को लेकर उनको समूहित करके उसके हिसाब से बनाया जाता है, किसी के कहने से या किसी के सुनने से नहीं होता। ठीक है, टेक्निकल विकास हो रहा है आपका। दीपक रावत जी कुछ कहना चाह रहे थे? निशी जी, मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, जो हमारी विधानसभा है एनजीटी के नियम अनुसार क्या वो सही है, इसका जवाब दीजिए। और अगर एनजीटी के अनुसार 100 मीटर के दायरे में हमारी विधानसभा है, तो जब इसका निर्माण हो रहा था तब भारतीय जनता पार्टी के विधायक, कांग्रेस के विधायक ये क्या कर रहे थे? तब ये नियमन कानून कहाँ था? एनजीटी क्या 9 नवंबर 2000 के बाद बनाए क्या? मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि आपने विधानसभा ही ऐसी जगह बना रखी है इस प्रदेश की कि कभी भी अगर और ज्यादा अतिवृष्टि हो गई, तो क्लाउड में ज्यादा हो गया, तो विधानसभा भी नहीं बचा पाएंगे हम अपने इस प्रदेश की। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ राजेश्वर जी तो मुझे बताइए आप। लेकिन उसको आंख मूंद के अगर हम बैठे हैं और देख रहे हैं कि हमारी प्रदेश की विधानसभा भी उसके दायरे में आ रही है, अतिक्रमण के दायरे में है, तो फिर मुझे लगता है, रावत जी एक बात सुनिए, मुझे लगता है कि आप लोग डॉक्यूमेंटेशन पे नहीं जाते, आप प्रॉपर चीजों को चैलेंज करना नहीं जानते, आप प्रॉपरली उसका इवैल्यूएशन नहीं करते, आप सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे एक व्यू लेना चाहते हैं मेरे से। कि मुझे लगता है कि मैं उस व्यू को देने के लिए समर्थ नहीं हूं। एनजीटी का नियम क्या है राजेश्वर जी? डॉक्यूमेंटेशन नहीं है आपके पास। अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन है, देखिए प्रॉपर आगे ना डॉक्यूमेंटेशन जवाब नहीं देंगे। आप सिर्फ यही तो विषय है भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे बड़ी समस्या है। आप एक जिम्मेदार विपक्ष की तरह से काम कीजिए, जिम्मेदार नागरिक की तरह से काम कीजिए, उसके बकायदे डाटा लेके आइए, डाटा लेके आइए। के साथ बात एनजीटी के नियम अनुसार है कि नहीं, आप मुझे बताइए। बात नहीं करिए कि एनजीटी ने कहा है क्या, एनजीटी के पास आप गए क्या, एनजीटी ने क्या क्या फॉर्मूले दिए क्या, आप सारी चीजों की बात की देखिए। मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं ना? बैठे हम घर बैठ करके इल्जाम लगा सकते हैं, किसी पे भी इल्जाम लगा दे, जवाब नहीं देंगे, जवाब इल्जाम लगाना बड़ा आसान है आपके लिए। क्योंकि अतिक्रमण सरकार ने सबसे पहले किया है इस प्रदेश में। नदियों के दोनों तरफ जितने भी निर्देशालय हैं, अधिकतर नदियों के दोनों तरफ बने हुए हैं। पहले संरक्षण दिया और उसके बाद अब कानूनों का हवाला दिया जा रहा है और आम जनता को हटाया जा रहा है। आज से लगभग 1 महीना पहले जब पहली आपदा आई थी, तो उस समय हम लोगों ने रिस्पना की चिंता जाहिर की थी इसी मंच पे, और ये बताया था कि आज से लगभग 10-15 साल पहले, सन 2000 के आसपास, ये रिस्पना ठीक बहती थी। और हम लोग जब अपने स्कूलिंग टाइम में थे, 94-96 की बात कर रहा हूं, तब इसका जल पीने योग्य होता था। कौन से लोग आके बस गए वहां, और किसके शासनकाल में आके बस गए? और जब आज उसकी एलिवेटर रोड की बात आई, तो सबसे पहले धरने पे कौन बैठा? अब सरकार के सामने एक समस्या तो आके खड़ी हो गई, उनका पुनर्वास तो करना है ना। पुनर्वास की क्या योजना है, वो कहां जाएंगे रहने के लिए? आखिर वो भी तो मानव हैं।
और बहाव पहले विस्तृत क्षेत्र होता था किसी भी नदी का, विस्तृत क्षेत्र होता था, तो वो पानी एक धारा में आता था और निकल जाता था। इतने बादल भी नहीं पड़ते थे रावत जी, बिजलियां गिरती थी। अब बिजलियां गिरती थी और बादल नहीं फटते थे, ऐसा क्यों? जब आपका बादल इकट्ठा होता है तो उसमें घर्षण होता है, उस घर्षण से ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे हम लोग आसमानी बिजली कहते हैं। अब नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? इसका कारण है जगह जगह पहाड़ों में पानी का स्टोरेज हो जाना, तो उसका वो घर्षण मिल नहीं पा रहा है और एक समय आके वो फट रहा है। ये बादल फटने की घटनाएं अब बहुत हो रही हैं, क्योंकि हम पहाड़ों में जगह जगह जलाशय बनाते जा रहे हैं। जैसा कि ये कहते थे, ये मेरा अपना व्यू है और आप इसे वैज्ञानिक रूप से जाके प्रूव भी कर सकते हैं, इस पे मैंने अध्ययन किया। ठीक है, विकास के लिए ऊर्जा की जरूरत है, ऊर्जा के लिए हमें बांध की जरूरत है, डैम की जरूरत है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरत हमें खुली नदियों की भी है जहां से हमारा पानी ठीक से निकल सके। हर जगह विकास होगा तो फिर नदियां कहां बहेंगी? हाँ, तो उनका पर्यावरण की संरचना के समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी नदियों के किनारे कम से कम बॉर्डर लाइन पे जो अतिक्रमण हो रहे हैं उनको रोका जाए। अब आप आज जो टपकेश्वर वाली घटना हुई है, वहां नदी बहने का कितना समय, कितनी जगह है, और धीरे धीरे वो फैलाव होता जा रहा है। और फैलाव की स्थिति ये थी कि आज सुबह जब हम टपकेश्वर पहुंचे हैं तो वो पानी शिवलिंग के बराबर से निकल रहा था, अंदर से निकल रहा था, इतना जल था उसमें। मतलब हमने नदियों की स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया है, ऑक्यूपाइड कर लिया, और उसके बाद वो अपना वे नहीं ढूंढ पा रही है, जिसके चलते उन्हें रुख बदलना पड़ता है। और उसका प्रभाव ये देखिए कि आप जाके इतने वेग से पानी निकला है कि नंदा की चौकी वाला पुल डैमेज हो गया। बिल्कुल। और नंदा की चौकी वाले पुल की, रावत जी सुनिए बात को, की स्थिति ये थी कि वहां इतना गड्ढा हो चुका है, इतना गड्ढा हो चुका है कि पिलर का जो लास्ट स्टेज था वो दिखाई देता था। और एक दिन मैं सेलाकुई से आते हुए कह रहा था कि किसी दिन ये टूटेगा। ठीक है त्रिलोक जी, मैं आपके पास भी आना चाहूंगी और आपसे ये जानना चाहूंगी, टेक्निकल विकास एक टर्म दिया है राजेश्वर जी ने, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? क्या टेक्निकल विकास सही है या नहीं है, या पर्यावरण विदों की भी बात सुननी और समझनी भी जरूरी होती है? बिल्कुल निश्चित कहा जाता है उसको, अगर आप बहुत ज्यादा टेक्निकल में जाए, हाँ, अगर आप कॉमर्शियल से जाए, सस्टेनेबल ग्रोथ कहता है, यू हैव टू ग्रो, यू हैव टू सस्टेन, इट हैज टू बी सस्टेनेबल। हाँ ठीक है सर, लेकिन विकास भी जरूरी है, कहीं वो विनाशकारी ना हो जाए हमारे लिए, उसकी भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, तो बैलेंस किया जाता है ना, कि सस्टेनेबल ग्रोथ कहा जाता है। अब आप आज का ही पैनोलॉजी प्रकरण देखिए कि जिस समय मैं उस आज से 10-15 दिन पहले की बात है, मैं अपने किसी कर्मचारी के साथ वापस आ रहा था, तो वो ऐसे ही नंदा की चौकी टर्न करते हुए वो पिलर हमें दिखाई दिए, जिसका लास्ट स्टेज वाला भी जो उसकी फाउंडेशन होती है वो दिखाई देती थी। और आप एक बात समझने की सोचिए, हड़प्पा की सभ्यता भी खत्म हो गई, क्योंकि जब आप प्रकृति से बहुत ज्यादा लड़ेंगे तो आपको प्रगति निपटा देगी। इस बारे में कहीं कोई, यही बात मैंने पहले उद्बोधन में कहा था। मुझे कोई शक नहीं है और मुझे नहीं लगता किसी को दुनिया में कोई शक है, लेकिन आपको साथ साथ ग्रो भी करना है, सस्टेन भी करना है, और एक डिमांड भी पूरी करना है। हमें विकसित भी, विकास भी करना है, लेकिन हमें वो मॉडल भी अपनाना है। और उस मॉडल के साथ साथ हमें उन लोगों से, हमें प्रकृति का संरक्षण भी करना है। मैं एक छोटे से देश का उदाहरण देता हूँ, आप स्विट्जरलैंड चले जाइए, वहाँ विकास भी है और विकसित भी है और कोई आपदा भी नहीं है। क्यों? उन्होंने अपनी प्रकृति के साथ कोई छेड़ नहीं की, वो प्रकृति जैसी है वैसी ही संभाल के रखी है। हम विकास के दौर में कहीं अंधे तो नहीं होते जा रहे, ये चिंतन का विषय है। ठीक है, अभी आऊंगे दीपक जी आपसे, त्रिलोक जी से मैं एक कमेंट ले लूं फिर। हाँ बिल्कुल निशा जी, आप सही कह रहे हैं कि आज की जो स्थिति है भयावह होते हुई जा रही है, क्योंकि प्रकृति ने बार बार उत्तराखंड के लोगों को सचेत किया है। आप 2000 से देखेंगे, न जाने इस प्रदेश में कितनी आपदाएं आए हैं, लगातार आपदाएं आ रहे हैं, लेकिन हमने उस पर सबक नहीं सीखा। बिल्कुल। आज जब देहरादून में बाढ़ आने लगी है, और पिछले साल भी ये देखा है हमने, सहस्त्रधारा में यही हाल। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और देहरादून डूबने की स्थिति आ गई, तो सब लोग तिलमिलाने लग गए हैं, शहर के लोग सामने आने लगा, सरकार का तंत्र वहां जाने लग गया। क्या ये स्थिति कभी आपने पहाड़ के लोगों के साथ की है? पहाड़ के लोगों का दर्द समझा है कि वो गदेरों में कैसा रह रहा है,
वो पहाड़ी के उन ढलानों में किस तरीके से रह रहा, उन पहाड़ी ढलानों में किस तरीके से अपना जीवन निर्वाहन कर रहा है। ये तमाम चीजें हमको समझना पड़ेगा। जब प्रकृति की समझ में, प्रकृति को आपने समझने की कोशिश नहीं की तो प्रकृति ने आज वो रौद्र रूप आपको देहरादून जैसे जगहों में दिखा दिया कि ये चीजें यहां पर भी घटित हो सकती हैं। यहां पर पानी बिल्कुल देहरादून से नहीं आया, उन पहाड़ी अंचलों से आया है, उन जंगलों से आया हुआ है जहां पर छोटे छोटे नाले हैं। हमारे पहाड़ों में कहते हैं कि जो गदरे हैं, जो नदियां हैं, वो कहीं ना कहीं 12 साल के बाद अपने मार्ग पर आते हैं। और आज स्थिति वही है क्योंकि हमने अतिक्रमण किया है, हमने उनका मार्ग रोका है। वो कहां जाएंगे, वो नदियां किस अपने मार्ग पर और नहीं जाएंगे? सबसे ज्यादा तो अतिक्रमण तमसा नदी पर हुआ है, जिस वजह से वो पूरी ओवरफ्लो होती हुई जा रही हैं और कई पुल इसके चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्राचीन काल की अगर मैं बात करूं हाँ। तो उस समय को जो मानव था वो भी इन प्राकृतिक घटनाओं से डरा करता था। वो इसको देवी देवता मानता था। अभी देवी देवताओं की चर्चा चल रही थी। वो प्रकृति के उन घटनाओं को मानता, चाहे बादल फटने की बात करें, चाहे बिजली चमकने की बात करें, चाहे मौसमी अदाओं की बात करें, ये तमाम चीजें घटता था तो आखिर का मनुष्य डरता था कि वास्तव में ये घटनाएं प्रकृति के द्वारा की जा रही, ये परमात्मा है, ये कहीं ना कहीं मुझसे गलती हुई है, मेरे द्वारा कमी हुई है, उसकी सजा मुझे वो दे रहा। और वो आज वो चीजें बिल्कुल सामने हमारे आ रही है। वही चीजें तो आ रही जो आज से जो है कि आखिर युग के लोगों ने जिसको महसूस किया था, जो हमारे शास्त्रों में अंकित करके बता रहे हैं। हमें प्रकृति के साथ अगर विनाशकारी काम करने पड़ रहे हैं तो उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। हाँ। हमें विकास चाहिए, बिल्कुल तकनीकी तरीके से करना चाहिए। अधिकतर अगर आज हम देखें पर्वतीय अंचल, मैंने ये सुझाव भी दिया था सरकार को, मैं तो लिखता भी हूं, मैं सुझाव भी देते रहता हूं कि मैंने ये कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों का मैंने विशेषकर बात कहते, चाहे जो हमारे स्कूलें हैं, चाहे हॉस्पिटल बनते हैं, चाहे बारात घर बनते हैं, चाहे कोई सरकारी भवन करते हैं, उसके लिए कहीं जमीन नहीं मिलती। जो नदी किनारे की सरकारी भूमि होती है वो दिया जाता है, उसके मकान बन जाता है, वो अधिकतर के उसको जो कि आपदा की चपेट में आ जाते हैं। सरकार का दोहरे तरफ से उसका जो कि नुकसान होता है, एक तो पैसा का नुकसान होता है, दूसरा वो वाहन क्षतिग्रस्त हो जाता है। ठीक है, तो निश्चित तरीके से यहां पर हमें एक कार्य योजना तैयार करने चाहिए, पर्यावरण विदों की सलाह लेने चाहिए, भूवैज्ञानिकों की टीम की सलाह लेना चाहिए कि वास्तव में जो पर्वतीय अंचल, जो पहाड़ है, जो हिमालयी क्षेत्र है, वो कितना मजबूत है, कितना वो यहाँ पर के जो है कि जिन चीजों को हम यहाँ पर कर रहे हैं वो सह पाएगा, नहीं सह पाएगा, वो उनको अपने अंदर समा पाएगा, नहीं समा पाएगा। ये तमाम चीजें अपने आप में बड़ी बात है और इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है और पर्यावरणविदों के सुझाव लेने की भी बेहद ज्यादा जरूरत है। दीपक रावत जी, फाइनल कमेंट। देखिए, निश्चित रूप से विकास एक सतत प्रक्रिया है और इसको निश्चित रूप से जो भी सरकार रहेगी आगे बढ़ाते रहेगी। लेकिन हिमालयन राज्यों के लिए और विशेष रूप से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के लिए एक विशेष विकास की नीति पे जरूर हमें मंथन करना चाहिए, क्योंकि विकास की दौड़ में कहीं ऐसा ना हो कि हम प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ कर दें कि वो मैदानी इलाकों में भी अवसर दिखाने लग जाए, जैसा कि कल रात इस देहरादून में हुआ है। राकेश जी, फाइनल कमेंट। मेरा फाइनल कमेंट यह है कि सनातन की भूमि है, देवभूमि है। यहाँ पर हर व्यक्ति को अपने संयमित आचरण के साथ रहना चाहिए, प्रकृति को परमात्मा की तरह पूजना चाहिए और उस प्रकृति को परमात्मा मानते हुए व्यक्ति को अपने जीवन यापन, और ये जो समाज में इस समय शोषोबाजी चल रही है, जगह जगह इन्होंने स्पा सेंटर खोल दिए हैं, जगह जगह इन्होंने दारू के अड्डे खोल दिए हैं, ये सब बंद करके देवभूमि है, देवभूमि में देवता वास करते हैं, आप समझ रहे हैं, इनको सबको बंद करवाना चाहिए और देवभूमि की पुरानी विरासत को वापस लाकर इसे 4 धाम के रूप में विकसित करना चाहिए। ठीक है, राजेश्वर जी, फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी आपसे। देखिए, मैं सबकी बातों से सहमत हूँ। जो बातें अच्छी है, तो देवभूमि का स्वरूप भी रहना चाहिए, उसको सस्टेनेबल ग्रोथ करने का भी मौका मिलना चाहिए, और जो गलत अतिक्रमण करते हैं उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। सरकार बिल्कुल निश्चित रही है कि सरकार सब उनके साथ खड़ी है और सारी चीजों की सुनने के लिए तैयार है, हर पर्यावरण की बात भी सुनती है और उस पर सही डिसीजन लेती है। लेकिन डिसीजन लेने का काम अल्टीमेटली सरकार पे छोड़ दीजिए, किसी एक पर्टिकुलर आदमी पे नहीं, क्योंकि सरकार के पास हर तरीके से, हर सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आती है, उनको एनालिसिस किया जाता है और एनालिसिस करने के लिए बड़े जो टेक्नोक्रेट होते हैं या जो बड़े पढ़े लिखे या उस क्षेत्र के विद्वान होते हैं, उनकी पूरी सहायता ली जाती है। उन पर विश्वास रखिए और ये भी विश्वास रखिए कि किसी को
अतिक्रमण के कारण बख्शा नहीं जाएगा, ये बात भी बिल्कुल है। यही और एक्सपेक्टेशन देवभूमि का राजेश्वर स्वरूप जी ट्रस्ट सबकी है। आपसे और आपकी सरकार से यही है। ठीक है, अभिषेक जी फाइनल कमेंट। निशी जी, मैं पुनः सरकार से या जो भी हमारे पक्ष और विपक्ष के जो भी लोग हैं उनसे एक अपेक्षा करूंगा कि सरकार सभी से इस प्रकार से जो हमारा ये विकास मॉडल समझ लो, उत्तराखंड या कोई भी विकास मॉडल बन जी। रहा है, उसमें जो ठीक है। संबंधित विभाग हैं, एनजीटी, यूसैक, वाडिया, आईआईटी, इन लोगों की सहभागिता को जरूर समावेश करें। ठीक है, और इस जिससे पर खास कि- तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से सरकार अब बेहतर प्रयास करती हुई नजर आएगी या फिर नहीं, आखिरकार प्रकृति के संरक्षण को लेकर क्या कुछ आगे कार्य योजना रहेगी, वो बड़ा सवाल रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।